ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के बारे में, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण का जो प्रथम खंड है वर्ण, उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण तो ऐसे भी मतलब पहले क्लासों में पढ़ेंगे आप लोग। हम्म। जो शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाए, है ना। जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाए, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, वही वो तो है ही। साथ में व्याकरण मतलब कि वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के बनावट की जानकारी देता है, शब्दों की उत्पत्ति की जानकारी देता है। तो उसको हम कहते हैं व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण पता है संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था सबसे पहले। पाणिनि के द्वारा। एक पाठ में बता दी थे, महर्षि पाणिनि के द्वारा। संस्कृत का जो मतलब होता है, दो शब्द से बना होता है, समकृतम संस्कृतम। ठीक है। मतलब कि जिसका संस्कार पहले ही किया जा चुका है, जो संस्कृत शब्द है या सुधरी हुई परिमार्जित है, उसको हम बोलते हैं संस्कृत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत में पहले खंड वर्ण के बारे में। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले शुरू में वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। जैसे हम कोई एक शब्द लेते हैं, ठीक है। विद्यालय। अब विद्यालय को हम कितने खंडों में तोड़ सकते हैं। दो खंडों में तोड़ सकते हैं। और भी तो खंड में तोड़ो विद्यालय। अगर हम विद्यालय बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, वी। बी शब्द है और धा शब्द है, ल है और यह है। इस तरह से ये सारा मतलब खंड में तोड़ सकते हैं इसको, है ना। इसको कह सकते हैं ना विद्यालय, हम एक साथ पढ़ रहे हैं, क्या कह सकते हैं, वी, धा, ल, य, इस तरह से। और इसको और हम तोड़ना चाहे तो क्या तोड़ सकते हैं। क्यों, ये इसको भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। आधा व और ई, वी बना है ना, व और ई में तोड़ा जा सकता है वी को। जैसे धा है, धा को क्या तोड़ा जा सकता है, ध और प्लस आ, धा। धा में क्या आ रहा है, धा, ध, आ, दोनों मिलकर बना है धा, तोड़ा जा सकता है। ल को क्या तोड़ा जा सकता है, ल। ल अगर हम बोलते हैं तो क्या आता है, ल में अ आता है ना। ये आधा ल, ये जो ल होता है बना हुआ, आधा ल, ठीक है, ल हलन और अ मिलके बनता है ये पूरा ल। और इसको य को भी उसी तरह से हम तोड़ सकते हैं, कैसे, आधा य और प्लस अ। क्योंकि हम जब बोल रहे हैं य, अ लास्ट में आ रहा है, ल अ लास्ट में आ रहा है। इसीलिए जैसे देखे होंगे कि इंग्लिश में अगर हमको लिखना होता है कमल, तो कैसे लिखते हैं, कमल, ऐसे लिखते हैं ना। ये आता है अ साउंड, क और अ साउंड मिलकर बनता है क, म, ल। इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। अब क्या इसको भी और तोड़ा जा सकता है, और ये जो व हलन था इसको तोड़ा जा सकता है, ई को तोड़ा जा सकता है। ये आ जो है इसका और खंड होगा, आ का खंड कोई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारा जितना था उस सबको खंड कर चुके हैं, है ना। ये इसका इसका जो है सो खंड किया जा चुका है ना। लेकिन क्या अब इसका खंड होगा, नहीं होगा। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण ऐसा मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो ये जितना भी बच गया, ये जितना भी हम खंड टुकड़ा करके ये जो यहाँ पर बचा लिए हैं, ये सारा चीज, ये सब क्या है, वर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी वाक्य का जो टुकड़ा होगा वो शब्द होता है, शब्द का जो टुकड़ा होगा वो अक्षर होगा, और अक्षर का जो टुकड़ा होगा वह क्या होगा, वर्ण होगा। यानी वर्ण के अलावा उसका कोई खंड नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि जो वर्ण होता है वह किसी भी शब्द का अंतिम टुकड़ा होता है। इसको और ज्यादा मूल ध्वनियों में नहीं तोड़ा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या कहते हैं इसको, सिंपल परिभाषा लिख देते हैं, पहले से भी पढ़ते आ रहे हूँ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
क्या कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो वर्ण होता है वह किसी भी शब्द का अंतिम मूल ध्वनि होता है, इसके बाद कोई खंड नहीं होगा। जैसे ये जो है सो ई का क्या दो खंड में, दो भाग में, तीन भाग में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, ये अंतिम खंड है। तो जिस ध्वनि को अंतिम रूप से तोड़ा जा चुका है, उसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे इस तरह से ये जो व है, ई है, आधा जो ध हलंत है, आ है, ल हलंत है, ये अ है, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ण को लिख सकते हैं। अब जो वर्ण होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या क्या, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, एक चीज और जान लेना है, ऐसे सामान्यतः हम अ, वर्ण और अक्षर में भेद नहीं करते हैं। जैसे अगर हम क है तो क को व्यक्ति वर्ण भी बोल लेता है और अक्षर भी बोल लेता है, लेकिन जो क है वो वर्ण नहीं है, अक्षर है। जैसे ये आधा क हलंत होगा और ये जो अ होगा, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, क बनाता है। तो ये वाला क्या है, वर्ण हुआ, ये क्या है, वर्ण। याद रखना है, हलंत देना जरूरी है। ठीक है, अगर वर्ण हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, हो गया, वर्ण हो गया। और ये भी क्या हुआ, वर्ण हुआ। लेकिन ये ऐसे स्थिति में जब हम मिला के लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं अक्षर। क्या कहते हैं, अक्षर। तो इस तरह से जो अक्षर है और वर्ण है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन सामान्यतः ऐसे उतना अंतर नहीं किया जाता है दोनों में। ठीक है, तो वर्ण कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो वर्ण जो होगा, वर्ण दो प्रकार का हो जाएगा। क्या, कौन कौन सा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो फिर स्वर वर्ण का भी कुछ खंड और टुकड़ा होता है ना। मतलब कि स्वर वर्ण को भी दो तीन भाग में बांटा जाता है और साथ में व्यंजन वर्ण को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो हम देखेंगे कि स्वर वर्ण को किन किन भागों में बांटा जाता है और फिर व्यंजन वर्ण को किन किन भागों में बांटा जाता है। स्वर वर्ण में दो होता है, क्या होता है, स्वर वर्ण पता है किसी को, स्वर वर्ण को किन दो भागों में बांटा जाता है? एक होता है क्या, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और एक क्या होता है, दीर्घ स्वर। ठीक है, और क्या होता है, और कुछ होता है ह्रस्व स्वर के अलावा? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और एक संधि स्वर होता है और एक प्लुत स्वर होता है, जो कि पढ़ना नहीं है बट फिर भी बता देंगे। दीर्घ स्वर हो गया, और उसके बाद एक होता है संधि स्वर, और फिर होता है एक प्लुत स्वर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद व्यंजन को भी कई भागों में बांटा जाता है। पहले हम ह्रस्व स्वर देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो ह्रस्व स्वर होता है, जैसे पढ़े होंगे अ आ ई, ये जो स्वर होता है, सबसे पहले तो स्वर जानना जरूरी है कि स्वर क्या होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे व्यंजन क्या होता है, उसके बाद इसके खंड को देखेंगे। सबसे पहले जो स्वर होता है वह क्या होता है, इसमें से हम छाटेंगे। स्वर वर्ण क्या होता है, हम्म? स्वर वर्ण जो होता है स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और जो व्यंजन वर्ण होता है उसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर लिख रहे हैं, जैसे कि बी अक्षर लिखते हैं, तो ये जो आधा क्या होता है, वह होता है, और इसमें हम मिलाते हैं ई, तब जाके ये बनता है वी। यानी इसको पूरा लिखने के लिए हमें किसका सहायता लेना पड़ रहा है, स्वर वर्ण का। जैसे अगर हम अभी थोड़ा देर पहले क का एग्जांपल दिए थे कि आधा क और ये अ मिलके बनता है क, पूरा क बनता है इस तरह से, है ना, यही ना बताया था अभी थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पर जो ये जो वर्ण है क, उसको व्यक्त पूरा पूरा लिखने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको इसका सहायता लेना पड़ रहा है। इसको व्यक्त करने के लिए, वी बनाने के लिए हमको ई का सहारा लेना पड़ रहा है।
तो जिसका जो स्वतंत्र होता है, जिसको खुद व्यक्त किया जाता है, जिसको किसी का सहायता लेने का जरूरी नहीं है, वह क्या हो गया? स्वर वर्ण। जैसे ये साइड वाला जो ई हो गया, अ हो गया, यह क्या हो गया? स्वर वर्ण, जो कि स्वतंत्र होता है। इसको व्यक्त करने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता लेने की जरूरी नहीं होता है। और जिसको किसी दूसरे वर्ण की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसको हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे ये जो है सो ये सारा क्या हो गया? ये जो है सो व्यंजन वर्ण, जैसे आधा व हो गया, आधा क हो गया, आधा अगर ल हो गया, ये सब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। इसको अगर जैसे कि हमको लिखना है, जैसे लिखना है हमको ले, ठीक है, तो ले लिखना है तो इसमें हम ए जोड़ेंगे, तभी जाके तो ये ले बनेगा। तो इसको व्यक्त करने के लिए, ल को व्यक्त करने के लिए, कुछ भी ला ली लू कुछ भी ले बनाने के लिए हमको इसमें कोई एक क्या जोड़ना पड़ेगा? स्वर वर्ण जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा। लेकिन इसको तब जाके ये क्या है कि कोई नया चीज बनेगा। लेकिन ये जो है सो क्या है? स्वतंत्र होता है। इसको व्यक्त करने के लिए किसी का सहायता नहीं लेना है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वर वर्ण होता है, क्या होता है? यह स्वतंत्र होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और जिस वर्ण को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। तो अगर स्वर वर्ण का परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण क्या किसको कहते हैं? स्वर वर्ण लिखेंगे कि जिस वर्ण को व्यक्त करने के लिए, अगर परिभाषा लिखना हो तो अपने से लिख लेना है कि जिस वर्ण को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण जो होता है, ये इस तरह से होता है। आ, जैसे ई, जो भी हम पढ़े हुए हैं, स्वर वर्ण। दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये क्या होता है? इतना हमारा होता है स्वर वर्ण, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्वर वर्ण। अब इसमें दो हम लोग देखें, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है, वो बताते हैं। क्या होता है, किसी को पता है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर काफी सिंपल होता है। एनीवन इन यू? इसमें जो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिसको जोर से बोला जाता है लंबे टाइम तक, लंबे समय तक, तो उसको बोलते हैं दीर्घ। और जिसको मतलब कि बोलने में कम समय लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे बोलने में क्या है? कम समय लगेगा। और आ बोलने में क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा। तो क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। और ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर। जैसे ई और ई, है ना, जैसे बोलते हैं ना ईख, तो ई को लंबा बोलते हैं, इस ई को क्या बोलते हैं? इसलिए इसलिए तो इसलिए है, तो यहाँ पर ई साउंड पड़ रहा है ना। ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। और ये जो दीर्घ ई हो गया, यह क्या हो गया? दीर्घ स्वर। इस तरह से। जैसे ऊ क्या होगा? ह्रस्व स्वर, हर्ष ऊ बोलते भी है, इसको ह्रस्व ऊ बोलते भी है। ये क्या हो गया? ऊ। ह्रस्व क्या बोलेंगे? ऊ। इसको थोड़ा लंबा बोलते हैं, दीर्घ स्वर। इस तरह से हो जाता है। री को भी ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ही डाला जाता है, ठीक है। री, ठीक है, ये क्या हो गया? ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब उसके बाद तो इस तरह से ये हो गया दीर्घ स्वर। अब जो यहाँ पर एक चीज और होता है संस्कृत में, जैसे कि अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में तो नहीं होगा ह्रस्व स्वर, लेकिन संस्कृत में एक वर्ण और भी होता है जिसको हम बोलते हैं लरी, ठीक है, जो हिंदी में नहीं होता है, ये केवल संस्कृत में होता है। क्या कहते हैं? लरी। तो ये लरी क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। और ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर। अब एक बच जा रहा है संधि स्वर। संधि स्वर क्या होता है कि जो दो वर्णों से मिलकर बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संधि स्वर। तो जो बच चुका है यहाँ पर, ये इतना, ये चारों, इसको बोलते हैं हम संधि स्वर, जो दो वर्णों को मिल से बनता है। जैसे जो ए होता है, ई या ऐ या उ या औ, तो ये जो होता है वो दो स्वर वर्ण मिलकर बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं?
संधि स्वर मतलब संधि मतलब मिल के बना होता है, जैसे क्योंकि ये संधि से बना होता है, जो ए बना होता है अ या ई, ठीक है, या आ, जब हम संधि पढ़ाएंगे तो देखेंगे दीर्घ ई, ठीक है, ये मिल के बना होता है, अ और ई मिल के ए बनता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये भी ऊ, अ और ऊ मिल के बनता है, अ ऊ दोनों मिल के बनता है ऊ, ठीक है, इसलिए हम ऐसे मतलब कि इस तरह के चीजों को क्या कहते हैं, इसको हम ये जो चारों है इसको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर, ठीक है, तो संधि स्वर आ गया होगा स्वर में, यानी कि जो मिल के बना होता है वो क्या संधि स्वर, स्वर का भेद देख लिए, ह्रस्व स्वर जो ये इतना है ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, संधि स्वर के अंदर जो मिल के बना होता है, और एक बच गया क्या, प्लुत स्वर है ना, अब वो देखना है प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर के लिए कोई खास चिन्ह होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कोई स्वर नहीं होता है, वो जो है गीत के संगीत के समय, वेदों के उच्चारण के समय या गाना गाने के समय जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, तो वो जो या कुछ भी जो भी लास्ट का साउंड होता है वो बहुत देर तक चलता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पलुत स्वर, इसके लिए बस दूसरा कुछ नहीं किया जाता है, उसके बाद में जो है इस तरह का सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह का, जैसे ओम के बाद देखते होंगे इस तरह का सिंबल, ओम लिखा हुआ होगा इसमें ये लगाया रहता है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम इस तरह से बोलते हैं, तो ये और जो होता है खींच के ले जाते हैं ना, मौ को जैसे कहते हैं ना लंबा खींच के ले जाते हैं, बहुत देर तक बोलते हैं, जैसे इस तरह से बोलते हैं ना, तो जो लंबा जाता है उसको हम बोलते हैं पलुत स्वर, जैसे बच्चा को रोने के समय चिल्लाने के समय भी जो लास्ट का जो है शब्द जो रिपीट होते चला जाता है, जो कोई साउंड नहीं होता है, एक तरह का मतलब एक ही जो साउंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पलुत स्वर, उसके बगल में ये चीज लगा दिया जाता है, जैसे गाना सुनेंगे कि आहो रामा, इस तरह से जब गीत गाता है लोग, तो इसको म को क्या है बड़ा ले जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पलुत स्वर, ठीक है, परिभाषा अगर लिखना हो ये सब का तो क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट ये ऐसे लिख करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिसमें जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, जो दो स्वर वर्णों के मेल से बना होता है उसको स्वर संधि कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अ ई हर्षी हर्षु री री क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आ ई उ को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं स्वर संधि, ये ए उ औ को क्या कहते हैं संधि स्वर कहते हैं, और इसमें साउंड का रिपीटेशन होता है, अगर एक ही चीज को मतलब लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, जैसे बच्चे का रोना, तेज पत्रों का उच्चारण या किसी संगीत का उच्चारण, तो उसमें थोड़ा स्वर लगता है, ठीक है, तो स्वर का भेद देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि व्यंजन संधि का भेद, मतलब व्यंजन स्वर व्यंजन वर्ण का भेद, ठीक है, आगे देखते हैं, व्यंजन वर्ण जो है उसको कई भागों में बांटा जाता है, ठीक है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कौन है, व्यंजन वर्ण देखना है, व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि पहले जितना भी व्यंजन वर्ण होता है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद हम उसके खंड को देखेंगे, व्यंजन वर्ण के बताए हैं, परिभाषा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि जिन वर्णों को किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे बताएं कि आधा क, तो जितना भी क ख ग घ होता है ना लेकर के ह तक वो सब क्या होता है व्यंजन वर्ण, जो क ख ग घ होता है उसको हम शॉर्ट में कवर्ग भी कह लेते हैं, ठीक है, कवर्ग, क्या कह लेते हैं कवर्ग, कवर्ग में क्या होगा पूरा क ख ग घ अंग आ जाएगा, कवर्ग के बाद क्या होगा चवर्ग, चवर्ग के बाद सवर्ग,
ट वर्ग के बाद त वर्ग, और त वर्ग के बाद प वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो ये जितना भी होता है इसको क वर्ग में क्या होगा, क ख, इस तरह से होगा ना, क ख च छ ज झ, यहाँ पर छूटा भी है, यहाँ। और ये क्या है, ट ठ ड ढ और न। और तवर्ग में वही बात हो जाएगा, त थ द ध न। और ये क्या होगा, प फ ब भ म। सब में हलंत लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ये लिख रहे हैं ना, वर्ण लिख रहे हैं, तो ये सब में हलंत लगा देंगे। ये ऐसे ही लिखते हैं, बट इसमें क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे सब में, क्योंकि वर्ण लिख रहे हैं। तो यदि अगर हलंत लगाएंगे तब क्या है, ये सारा जितना ये सब हो गया, ये सब क्या होता है, व्यंजन वर्ण। और यरल और साथ में होता ही है, य र, य, व। और क्या होता है, य र ल व। तालव्य श, मूर्धन श, दंती श, ह। ठीक है, और उसके बाद और होता है, एक छ होता है, त्र होता है, और ज्ञ होता है। ठीक है, इसको ज्ञ भी बोलते हैं, ज्ञ बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों होता है अलग अलग लिखे हैं, तो जान लेना। ये जो व्यंजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, पता ही होगा, क्योंकि ये दो अक्षर से मिलकर बना होता है। जैसे ये जो बना होता है, क आधा क और ये आधा श मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे ये त्र जो है इस तरह से मिलकर बना होता है। और ये जो है सो आधा ज है ना, ज्य होता है, ज और आधा ज्यों मिलकर बना होता है, ज्य। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे कि ये जो है सो लिखा भी जाता है जी एन, ज्यों। इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ज्यों, लेकिन लोग क्या पढ़ता है, ज्ञ। तो ऐसे सामान्यतः भाषा में ये ज्यादातर प्रचलित है क्या, ज्ञ ही, लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है ज्यों। और जब जी एन टाइप करेंगे अगर गूगल पर, तो ये आ जाएगा, है ना, ज्यों होता है। तो ये जो है सो होता है छ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी व्यंजन ही है, लेकिन इसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि दो व्यंजन से मिलकर बना होता है ना, संयुक्त मतलब क्या, मिला हुआ एक तरह से, तो दो मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या चीज, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन का खंड अभी हम लोग देख रहे हैं, एक में हम लोग को संयुक्त व्यंजन आएगा तो क्लियर है, ये वाला जो है संयुक्त व्यंजन होता है। और ये जो होता है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सबको मिला के हम क्या कहते हैं, ये सबको हम बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन, क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन। तो अगर व्यंजन का अगर मतलब फंड आएगा, अगर हमको लिखना है कि अस्पर्श व्यंजन क्या होता है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर पर तो नहीं दिखाई दे रहा। हम्म, यहाँ पर लिखेंगे तो दिखाई देगा, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, सिंपल है, आप कह सकते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जितना भी होता है ये सब क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसके बाद जो व्यंजन वर्ण होता है उसको और भी अन्य भागों में बांटा जाता है, जैसे जैसे अंतस्थ व्यंजन है ना, सूक्ष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन तो हो गया, तो स्पर्श व्यंजन इस तरह से पता चल गया कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन हो गया। और उसके बाद और क्या होता है, और पता है, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। तो ये जो है सो व्यंजन वर्ण को ही घोष वर्ण और अघोष वर्ण में बांटा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, ये भी व्यंजन वर्ण को ही बांटा जाता है। तो ये देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष वर्ण क्या होता है, और अघोष वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो
तब तक अगर इतना नोट करना है तो पढ़ लेना है, या ऐसे तो पता ही है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन जो होगा, जो अच्छा एक चीज और पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताएंगे? कितना? 36। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं इसको, तो ये तो व्यंजन है नहीं, संयुक्त व्यंजन है, तो केवल व्यंजन कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा टोटल। तो याद रखना है, व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो पता है अपने से कितना हो जाएगा? 25। सही है, क्योंकि ये 5-5 होगा, ये एक लाइन में 5 है और पूरा 5 लाइन है, तो कितना हो गया पूरा? 25। तो पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन, ठीक है, कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा? 25। पूछेगा कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33। और वही अगर पूछ दे रहा है कि संयुक्त व्यंजन कितना होता है, तो 3 को होता है। अब हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो जो अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है, क्या ये जो होता है य र ल व, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे? ये हम य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये जो य र ल व होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उसको बोलते हैं हम उष्म। दिखाई दे रहा है ना टोटल पूरा? ये सब दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, उष्म व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से जो व्यंजन वर्ण था उसका क्या क्या भेद हुआ? स्पर्श, और अगर हम देखें अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। और क्या हो गया? उष्म व्यंजन, तीनों समझ चुके हैं। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन हो गया, समझ चुके हैं। तीसरा चौथा क्या देखे हैं? और एक था संयुक्त व्यंजन, ये सब हो चुका है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा? पूरा जो फवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, क्या कहेंगे उसको? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या हो जाएगा? य र ल व। अगर लिखना हो परिभाषा तो ऐसे लिख सकते हैं कि य र ल व, इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। पूछेगा कि उष्म व्यंजन क्या होता है, तो तालव्य श और मूर्धन्य श और स और ह तो क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। तो इस तरह से मतलब परिभाषा अगर लिखना हो, अगर पूछा जा रहा है कि परिभाषा लिखने के लिए, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देना है इसी तरह से कि य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तालव्य श, मूर्धन्य श और तंस और प को क्या कहते हैं? सूक्ष्म व्यंजन। और ये तीनों का नाम लिख देंगे, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। कभी कभी बीच में से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, पूछ देगा ऐसे, जैसे कहेगा कि इधर दे देगा ह, ठीक है, लिखेगा ह एक व्यंजन है, नीचे ऑप्शन ये दे देगा चारों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, तो क्या होगा? क्या होगा? तो उष्म व्यंजन टिक लगा देंगे। ऐसे ही दे देगा, जैसे वो दे देगा, कहेगा कि वो एक व्यंजन है, चारों ऑप्शन दे देगा, तो क्या टिक लगाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। दे देगा कि कुछ भी इसमें से एक उठा के दे देगा, दे दिया च, एक व्यंजन है, कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। तो इस तरह से टिक लगा लेना है। इतना क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, और फिर घोष वर्ण क्या होता है, और फिर अघोष वर्ण क्या होता है, ठीक है। ये सारा रहने देंगे क्योंकि इसी का खंड होता है, तो ये सबको हटाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसी में देखेंगे। ये दोनों हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं
घोष वर्ण और एक देखते हैं और घोष वर्ण क्या होता है, ठीक है। घोष वर्ण और यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर हम लिखे तो यहाँ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? घोष वर्ण नीचे लिखेंगे दिखाई देगा, नीचे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है घोष वर्ण, ठीक है। देखना घोष वर्ण क्या होता है और एक दूसरा क्या होगा अघोष वर्ण, ठीक है। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इसमें से छाट लेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला उष्म व्यंजन था, ये वाला, ठीक है, ये पूरा आता है हमारा घोष वर्ण के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, घोष वर्ण के अंतर्गत। यानी कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ये जो तीनों जो उष्म व्यंजन था, है ना, ये श और श और ह, ये सब क्या है घोष वर्ण। और इसके अलावा और क्या घोष वर्ण होता है वो बता रहे हैं। तो किसी भी जो ये जो हम पूरा देखे हैं, ये जो प्रवर्ग से प्रवर्ग प्रवर्ग प्रवर्ग, तो किसी भी जो कोई भी जो वर्ग होता है, ठीक है, उसका पांचवा, ठीक है, पांचवा वर्ग, वर्ग का जो है पांचवा वर्ण, जो पांचों वर्ग होता है ना, उसका जो तृतीय वर्ण है और चतुर्थ वर्ण है और पंचम वर्ण है वह क्या कहलाता है, घोष वर्ण। तृतीय चतुर्थ पंचम का क्या मतलब है वो बताते हैं। ये ये जो है इसको बोलते हैं प्रथमा वर्ण, ये तो पांचों को वर्ग हो गया, इसको बोलते हैं प्रथमा वर्ण। ये लाइन से जितना भी है ये सब क्या है प्रथमा वर्ण। यानी कि जो आधा क है या आधा च है आधा ट ट ये सब ये जो है सो ये क्या है प्रथमा वर्ण। ये वाला जो लाइन है इसको हम कहते हैं द्वितीय वर्ण, ठीक है। इस लाइन को कहते हैं क्या द्वितीय वर्ण, इसको चतुर्थ वर्ण और इसको क्या बोलते हैं पंचम वर्ण, ठीक है। तो ये जितना भी होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि पांचों वर्गों का जो प्राथमा होता है, ठीक है, जो सॉरी जो तृतीय होता है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ, जो तृतीय होता है, जो चतुर्थ होता है और जो पंचम वर्ण होता है वो सबको क्या कहते हैं घोष वर्ण। और साथ में ये इस साथों में इसको भी मिला लेंगे, ये उष्ण व्यंजन को हटा देते हैं और ये सब मिला के क्या हो जाएगा ये पूरा, ये जो इतना हो गया ये सब क्या हो गया घोष वर्ण, घोष वर्ण। और जितना बच गया वह क्या हो जाएगा सब अघोष वर्ण। और ये जो बच गया इधर जो दो गो बच गया प्रथमा और द्वितीय वर्ण जो बच गया, और इधर जो यह वाला वर्ण जो है सब बच गया, यह कौन सा हो जाएगा अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण में ये आ जाएगा पांचों य र ल और व, ये सब आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा प्लस में ये जो द्वितीय होगा द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण होगा और द्वितीय वर्ण, ठीक है। प्रथम वर्ण और क्या हो जाएगा द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, यह क्या हो गया घोष वर्ण, सॉरी अघोष वर्ण। इसमें जो है सो तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम, यह क्या हो गया पंचम, यह क्या हो गया घोष वर्ण। अब थोड़ा सा देखना है कि घोष वर्ण और घोष वर्ण बांटा कैसे गया है। और जिस समय हम जब घोष वर्ण को बोलते हैं ना तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो स्वर तंत्रिकाएं होता है उसमें घर्षण पैदा होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं घोष वर्ण। और जब इसको बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रिकाओं में उतना घर्षण नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं घोष वर्ण। जैसे अगर हम बोले य, बोल के देखना है य य, तो कहीं पर भी घर्षण नहीं हो रहा है। और इसी में अगर इसको बोल के देखना है, जैसे हम बोलेंगे इधर, इसको इधर बोल के देखना है, जैसे घ घ ग घ अंग, लग रहा है ना घर्षण हो रहा है। जैसे हम बोले झ य ठ ढ न, इस तरह से अगर बोले तो क्या हो रहा है घर्षण हो रहा है। जैसे बोलना है दो साउंड, क बोलना है और एक जगह घ बोलना है, क घ, क कोई घर्षण नहीं, घ लग रहा है ना कि घर्षण हो रहा है ना। तो जिसमें घर्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, बहुत जोर का कंपन होता है, उसको बोलते हैं घोष वर्ण। जिस समय स्वर तंत्रिकाओं में क्या है कि कंपन नहीं होता है
उसको क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। जैसे अगर हम बोले र य या ल बोल रहे हैं, ल या व, घर्षण नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही हम बोलेंगे ह ह ह, तो क्या है कि घर्षण हो रहा है। तो यह क्या हो गया? घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो यह समझ में आ गया होगा घोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये उष्ण व्यंजन के समय जो था वो नहीं बताए थे। ये जो उष्ण व्यंजन होता है ना, इसको उष्ण व्यंजन क्यों कहते हैं पता है? इसको उष्ण व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको बोलते हैं तो उस समय हमारे, उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण माने गर्मी, ठीक है, गर्मी होता है। तो जैसे ही हम ये यहाँ पर हाथ लाए और हम इसमें से कोई भी उष्ण व्यंजन बोले, जैसे बोलेंगे ना, तो जो मुंह से जो हवा निकलेगा वो गर्म हवा निकलेगा। उष्ण माने क्या? गर्मी। तो जब उसको हम बोलते हैं तो गर्म हवा निकलता है, इसलिए उसको उष्ण वर्ण कहा जाता है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पर श, श, ऐसे ऐसे हाथ लगाना है और श बोल के देखना है, या तालाबे श बोलना है ना, या ह बोलना है, ह ह, ठीक है। तो इस तरह से बोल के देखना है, तो उस समय क्या होगा कि जो हवा लगेगा यहाँ पर, जो साउंड निकलेगा मुंह से, जो हवा निकलेगा वो क्या होगा? गर्म हवा निकलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं उष्ण व्यंजन। ठीक है, ये हो गया घोष वर्ण, हो गया अघोष वर्ण, हो गया। ठीक है, दूसरा है अल्प प्राण और महाप्राण। इसको देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे फिर कि, उसके बाद हमको देखना है कि वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है ना, कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मिटाना नहीं था, ठीक है, देखना है इसको। इसमें से कुछ मिटा था, उसको ऐड कर लेते हैं। क्या मिटा था? य, र, ल, यही ना मिटा था केवल। बस अब हमको क्या देखना है? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, देखना है अल्प प्राण क्या होता है। जिस तरह से जो घोष वर्ण और घोष वर्ण था, उसी तरह से होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, और एक क्या था दूसरा? महाप्राण नहीं। तो अगर परिभाषा लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले जान लेना है प्राण का मतलब क्या होता है, पता है? प्राण का मतलब, हम्म, वो मरने वाला प्राण नहीं है। जो लोग सोचता है कि मर गया तो प्राण निकल गया, है ना। यहाँ पर प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण मतलब क्या? वायु। वायु माने क्या? हवा। हवा। तो जिस वर्ण को बोलते समय मतलब कि हवा निकल रहा है मुंह से, जिसमें ज्यादा हवा निकल रहा है, उसको बोलते हैं महाप्राण। मतलब बहुता हवा निकला तो उसको महाप्राण। और जिसमें कम हवा निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें, जिसको बोलने में कम प्राण लग रहा है, कम जान प्राण लगाना पड़ रहा है, वो क्या हो गया? अल्प प्राण। जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ना, ज्यादा हवा निकल रहा है, या ज्यादा मतलब कि जोर से बोला जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण। ठीक है, जैसे, तो अब क्या होता है कि जो अल्प प्राण होता है, ठीक है, जो भी द्वितीय, ठीक है, और चतुर्थ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, जो भी द्वितीय वर्ण होता है, ठीक है, जो द्वितीय वर्ण होता है और जो चतुर्थ वर्ण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय वर्ण चतुर्थ वर्ण को क्या कहेंगे? किसमें आएगा, किसमें आना चाहिए, बताना है अपने हिसाब से। घोष वर्ण और घोष वर्ण हटा चुके हैं, अल्प प्राण महाप्राण। देखना है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं क, ऐसा यहाँ पर यहाँ लाना है, क लाना है और ख बोलना है, क ख, ऐसे ऐसे हाथ यहाँ पर लाना है हाथ, और ऐसे बोलना है क और ख। किसमें कम आ रहा है, किसमें ज्यादा आ रहा है? क ख। क में क्या है? कम आ रहा है, और ख में क्या हो रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो जो क होता है, और उसके बाद वही बोले, फिर आगे लाना है और हाथ पर बोल देना है ग घ, बोल के देखना है ग घ। घ में ज्यादा आ रहा है, तो इसमें कम में ग आ जाएगा, इसमें क्या होगा? ख वाला आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? घ वाला आएगा। फिर अगर कम बोले तो क्या होगा? कम ही आ रहा है ना। तो ये क्या है? तो किसी भी जो वर्ण का जो, किसी भी जो पांचों वर्ग होता है, उसका प्रथम वर्ण, ये क्या है? प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण। और ये क्या है?
तृतीय वर्ण, ये क्या है? पंचम। पंचम वर्ण। तो किसी भी पांचों वर्गों में से जो प्रथम वर्ण होता है, तृतीय वर्ण होता है, और जो पंचम वर्ण होता है वह क्या कहलाता है? अल्पप्राण। और जो दूगो बच गए कौन कौन? चतुर्थ, ये द्वितीय है ना, द्वितीय और चतुर्थ, इसको क्या कहेंगे? महाप्राण। और ये केवल क और ख और ग घ इसी के लिए नहीं है सही, ये बाकी के भी वो देख सकते हैं बोल के, जैसे हाथ लगाइए और देखिए, बोल के देखिए, ट ठ, किसमें ज्यादा निकलेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा पतला सा कागज का टुकड़ा देना है, थोड़ा पतला होना चाहिए। हाँ, देना है। जैसे अगर हम बोलेंगे इसको ट कर देते हैं, जैसे कि अगर हल पतला हो, जैसे हम करें ट, तो इसमें उतरा है ठ, दिखाई देना है? देखना है, ट ठ, नो नो सेम साउंड में बोलेंगे, ट ठ, हवा किसमें ज्यादा निकल रहा है? तो है ना, द्वितीय अगर बोलेंगे, और ये ट ठ के लिए नहीं है, कहीं भी बोले, जैसे देखना है, जैसे ब और भ, है ना, ब और भ, और में क्या है, ज्यादा हवा निकल रहा है, तभी तो ये जा रहा है ना, जैसे ब भ, है ना, आ रहा है समझ में, जैसे ब और भ, किसमें निकल रहा है? भ वाला में। वैसे कोई भी ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे प, प अगर बोल रहे हैं प, है ना, प में कम निकल रहा है प, क्योंकि प क्या है? प प्रथम है, अल्पप्राण, प में कम निकल रहा है। अगर वही बोले फ, फ, दिखाई दे रहा है, प फ, फ में ज्यादा जा रहा है, जैसे प ज्यादा नहीं निकला, फ ज्यादा हवा। तो इसमें जो प्राण, अल्पप्राण और महाप्राण में क्या होगा कि जिसमें कम हवा निकलेगा वह क्या हो गया? जिसमें कम वायु निकलेगा वह हो गया अल्पप्राण, और जिसमें ज्यादा उसमें महाप्राण। अच्छा, ये जो लौड़ा लवा है इसको किसमें डालना चाहिए? अल यरा लवा अल्पप्राण में होगा, और ये किसमें होगा? महाप्राण में। जैसे देखना है, व और ह में ट्राई करते हैं, जैसे व कोई नहीं लग रहा है, ह, है ना, ह व ह, इसमें है ना, ये कंपन ज्यादा हो रहा है ना इसमें, जैसे व ह, तो ह क्या है? ये वाला जो होता है, ये वाला, ये जो जितना भी ये खंड था उसमें जो व्यंजन था इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और ये वाला जो है किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ये जो यर लवा है, र, ल और व, किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ये सब क्या हो गया? अल्पप्राण। और जो बात बाकी आ गया, ये तलादेश्व, ये जितना भी आ गया ये सब किसमें आ गया? महाप्राण। तो इस तरह से अल्पप्राण महाप्राण क्लियर है, घोष वर्ण अघोष वर्ण क्लियर है, और स्पर्श व्यंजन क्लियर है, अंत अस्त व्यंजन ये हो जाएगा, अंत व्यंजन क्लियर है, ये हो जाएगा उष्म व्यंजन, ये भी क्लियर है, और स्पर्श तो बता ही दिए हैं, घोष वर्ण अघोष वर्ण हो गया। तो ये जो है सो व्यंजन वर्ण का कुछ इस तरह से भेद होता है, और जो स्वर वर्ण का भी बताए हैं कुछ, वो उस तरह से कुछ भेद था। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग वर्ण देखे हैं उसका क्या देखेंगे अभी? उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण क्या चीज से होता है, एक दिन शायद और बताए थे। ये जो जैसे ये सारा चीज का उच्चारण स्थान क्या होगा? योरल का उच्चारण स्थान, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, सारा अभी देखना है। तो आगे देखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है कि बहुत सारा सूत्र बनाया गया है। ठीक है, तो सूत्र को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फिर। ठीक है, तो अब उच्चारण स्थान देखना है। ठीक है, सबका उच्चारण स्थान देखते हैं करके क्या होता है। सबसे इसको हम सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। सबका एक सूत्र होता है संस्कृत में, जैसे यहाँ पर है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। इसका मतलब यह है कि अकुह में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ और आ क्या चीज से बोला जाएगा? कंठ से। एक कवर्ग आ रहा है, तो कवर्ग और साथ में कवर्ग के साथ में हो जाएगा विसर्जन। विसर्जन मतलब होता है ना लास्ट में, जैसे ये ऐसे देते हैं, ये विसर्जन। तो इसको कैसे बोला जाता है? कंठ से। ठीक है, तो जो भी होगा क ख ग घ अंग, कवर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, या विसर्जन, जो भी ये सब होता है उसको क्या चीज से बोला जाता है? कंठ से। तो कुछ भी कोई भी आ जाए या आ हो, वह क्या चीज से बोला जाएगा? कंठ से। ये जो ऐसा नाम का मतलब है कि ई का मतलब है हर्ष ई भी और दीर्घ ई भी।
और साथ में य, ठीक है, और साथ में तालव्य श, और क्या हो गया, ये सब किसी चीज से बोला जाता है, और साथ में चवर्ग, ठीक है, और एक चवर्ग, ये सब क्या चीज से बोला जाता है, तालु से। तालु क्या होता है, जब हम च बोलते हैं, च, तो जब हम च बोलते हैं तो जो जीभ होता है ऊपर जाके एक स्थान को छूता है, जिस स्थान को च बोलने पर जीभ ऊपर छूता है उसको हम क्या कहते हैं, तालु। जहाँ पर जीभ ऊपर स्पर्श करता है च बोलने पर उसको क्या कहते हैं, तालु। और उसके बाद आता है च, ई और य और तालाबे च, स तीनों में डिफरेंस होता है। अगर हम दांत से बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दंत स, जैसे दंत स। और वहीं अगर तालु से बोल रहे हैं, च के जहाँ से बोलने की जगह से, जहाँ पर च से बोलने पर जीभ सटता है, अगर वहां से हम जीभ सटा करके बोल रहे हैं, ठीक है, श, तो वह क्या हो जाता है, तालाबे श। और वहीं अगर हम मूर्धा से बोल रहे हैं, जहाँ से हम ट बोलते हैं, वहां अगर जीभ ले जाकर पीछे बोल रहे हैं श, तो वह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श, ठीक है। इस तरह से तीनों स में डिफरेंस होता है। तो ये तालु में हो जाएगा कौन सा स, तालाब्य स, दंत में आएगा तो दंती स, और यहाँ पर हो जाएगा मूर्धन्य स में, मूर्धन्य बोलेंगे की जगह पर से तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, ठीक है। तो देखना है, दूसरा देखना है, ऋतु रसाना मूर्धा। ऋतु रसाना मूर्धा मतलब री, ठीक है, और जितना भी तवर्ग होता है, तवर्ग पूरा, और उसके बाद र, और उसके बाद मूर्धन्य श, क्या चीज से बोला जाएगा, मूर्धा से। ये सब क्या चीज से बोला जाता है, मूर्धा से। ये सारा बोला जाएगा क्या चीज से, कंठ से। ये क्या चीज से बोला जाएगा, तालु से। और ये क्या चीज से बोला जाएगा, मूर्धा से। अब देखते हैं, ऋतु लसा नाम दंता, बता के संस्कृत में वर्ण होता है, तो जो भी लृ होता है, या इसमें डबल दे देते हैं, लृ होता है या त होता है, और मतलब त मतलब क्या, तवर्ग, जितना भी तथा दधा न आ जाएगा, तवर्ग, तवर्ग वो सब क्या चीज से बोला जाएगा, दंत से, है ना। तवर्ग और साथ में दंती श, ये सब क्या चीज से बोला जाएगा, दंत से, दंत से बोला जाता है, ठीक है। आगे है उपधमनिया नाम उष्ठी। तो यहाँ पर ठीक है, या दीर्घ उ, ठीक है, और उसके बाद क्या है, और जितना भी वर्ग होता है वो सब क्या चीज से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। प फ ब भ ये सब क्या चीज से बोला जाएगा, ओष्ठ से। जैसे बता रहे थे, क्या चीज, हाँ, जैसे कि बिना हम अपने ओठ को सटाए प बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं प, तो जो ओठ होता है वो क्या है, सटता है, ठीक है। जैसे बताया था वो है ना, एक लड़की थी, वो अपने अपने पापा से जाके क्या कहती है कि आज के बाद हम आपको पापा नहीं डैडी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि पापा बोलने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि और जैसे ही हम प बोलते हैं, ओष्ठ जो है सो दोनों टच करता है, बिना हम ओठ को टच किए प नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कहती है कि हम आपको पापा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डैडी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि लिपस्टिक खराब हो जाती है। तो याद रखना है, सब याद रखना है, प फ ब भ म सब कैसे से बोला जाता है, ओष्ठ से। प का उच्चारण आसान तो कोई नहीं भुलाएगा, बाद बाकी भुला जाए। आगे देखना है, यहाँ पर जो लास्ट वाला पंचम वर्ण होता है, ठीक है, उसको जो पंचम वर्ण होता है उसको बोलने के लिए जो आ रहा है उसका तो सहायता लेते ही हैं। जैसे कि क ख ग घ है तो कंठ का तो सहायता लेते हैं, साथ में नासिका का भी जरूरी पड़ता है, अंग नाक का सहायता लेते हैं, नासिका। तो इसका जो उच्चारण होता है नासिका होता है। तो ये जो पांचों जो लास्ट का वर्ण होता है, जैसे कि य म ल न ये सब जितना भी है ना, य म य म और क्या, अंग न और न, अंग न और न, ये सबको क्या चीज से बोला जाता है, नासिका। इसका प्रयोग नासिका, इसको मतलब बताने के लिए नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। और जो स्वर तालु, जो ए होता है, ठीक है, और साथ में ए होता है, ये दोनों को बोलने के लिए कंठ का भी सहायता लिया जाता है और तालु का भी सहायता लिया जाता है। जैसे ए जो होता है बताए थे,
थोड़ा इसको हम क्या कहते हैं, एको संधि, संधि स्वर, यानी कि ये अ और ई से मिलकर बना होता है, बताया था ना, संधि स्वर होता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान अभी बताए हैं क्या होता है, तालु। तो ये क्या हो गया, तो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना बोला जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं दैतो कंठ तालु, मतलब कि इसका दोनों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वह क्या चीज से किया जाता है, कंठ और तालु से। आगे देखना है, जो ओ दौतो कंठोष्टम, और जो ओ है या जो अ है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठम, मतलब कंठ भी होता है और ओष्ठ भी होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के बोला जाता है, ठीक है। आगे है वाकारस्य दंत ओष्ठम, जो व होता है, ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत और ओष्ठ दोनों होता है ना, दंत ओष्ठम मतलब दांत और ओष्ठ दोनों होता है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है, इसको याद रखना है। ज्यादातर जो इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वह यही बताने के लिए पूछा जाता है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये टोटल लिख लेना है, और घर पर ये पूरा सूत्र याद कर लेना है, और याद रखना है कि किससे क्या बोला जाता है। और यहाँ पर ये तीनों स्टॉक के लिए याद रखना है, ये तीनों स्टॉक को बताना है ही नहीं, अगर ये ऐसे भी शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ये कौन सा स्व है, दंती स है ना, दंत स पढ़ते हैं, तो ये दंत स है तो दांत आ जाएगा, इसको शुरू से पढ़ने का आदत ही होगा, ये वाला कौन सा है, ध्वंस का यानी ध्वंस है तो क्या चीज से बोला जाएगा, मूर्धा से। ये क्या है, तालु से। और बोलने के समय ये भी बात ध्यान रखना है, जैसे सब लोग बोलेगा, जैसे कि अगर हमको कहना है संसार, हमको कहना है कि संसार, और हमको कहना है शक्ति, तो दोनों आदमी ये द्वंद स का प्रयोग ज्यादा करता है आदमी। तो जहाँ तालाब्य स्व हो तो हम तालु से बोलेंगे, जैसे संसार, और अगर वही शक्ति बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, शक्ति, और संसार शक्ति, अंतर है ना दोनों में, तो दोनों स के अंतर है, तो वैसे जैसे षष्टकोण, तो ये मूर्धन्य सा हो गया, षष्टकोण है ना, षष्टकोण। और जैसे अगर तालाबे समय शक्ति बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे शक्ति। अब वही संसार में क्या है, दंती सा है तो दा से बोलेंगे संसार। तो याद रखना है, इसको नोट कर लेना है। तो फिर अगले क्लास में हम संधि लिखेंगे, और जब हम संधि पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी, इसलिए उसको याद रखना है।